नेक्स्ट जी हमारे पास कॉम्पटन फैक्ट। कॉम्पटन फैक्ट जो है ये हमारे पास क्या है जी कि अगर आप जो है हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज जो हैं, अगर आप उन्हें किसी टारगेट पे जिसमें हमारे पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं स्ट्राइक करें, तो वो जो एक्सरेज हैं वो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से नॉकआउट करेंगे जैसे पार्टिकल जो है वो पार्टिकल को जो है वो इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो नॉकआउट करता है। तो इसका मतलब ये है कि और फिर सेकेंडली जो डिटेक्टर जो एक्सरे डिटेक्ट करेगा उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के बाद हम ये नोट करते हैं कि उस एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। अब एक्सरे की वेवलेंथ के टकराने के बाद ज़्यादा हो जाने का मतलब ये है कि जो आने वाली वेवलेंथ थी उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी, उस वेवलेंथ शॉर्ट थी, लेकिन जो डिटेक्ट हो रही है अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास जो है वो लॉन्गर रीजन में है तो डेफिनेटली तौर पर जो एनर्जी जो है वो हमारे एक्सरे की जो डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो रहा है वो कम हो गई है। अब ऐसा मुमकिन सिर्फ उसी सूरत में है कि जी अगर आपका ये जो एक्सरे है ये पार्टिकल एट्रीब्यूट को शो कर रहा हो, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं जब ये कोलाइन करते हैं तो इनकी एनर्जी के अंदर वेरिएशन जो है वो आ सकती है, लेकिन वेव जब भी किसी पार्टिकल के साथ टकराएगी तो वो जो है वो मैटर को एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र मैटर उसी तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन कभी वो अपनी 100% एनर्जी जो है या उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करती। अब इससे आपके पास जो चेंज इन वेवलेंथ अपीयर होता है जिसको हम जो है वो यहाँ पर जो है कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। अगर आप वो कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है एच डिवाइडेड बाई m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। अब यहाँ पे थीटा जो है ये उस पर्टिकुलर एंगल को कॉरिस्पॉन्ड करता है जिस एंगल पर आपको जो है वो एक्सरे जो है वो स्कैटरिंग के बाद मिल रही है, टकराने के बाद मिल रही है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो एच ओवर m0c है इसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास है जी 2.43 10⁻⁻12 मीटर। अब अगर आप एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर तो आपके पास जो एक्सरे की रेडिएशन थी वो टारगेट से टकरा कर उसी तरह से सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती चली जाती और आपके पास एंगल थीटा जो है वो ज़ीरो होता तो जो कॉम्पटन शिफ्ट थी वो ज़ीरो होनी थी, यानी कि जो एक्सरे है उसने अपनी वेव नेचर को शो करना था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा एक्सरे जो है वो सर्टेन एंगल पर मिलता है और अगर एंगल आपके पास जो है वो 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन हो तो देन हम देखते हैं कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो हमारे पास जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होती है। और अगर एक्सरे किसी टारगेट से इलेक्ट्रॉन से टकरा कर वापस आ जाता है तो रीबाउंड हो जाता है तो हम मैक्सिमम जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो ऑब्ज़र्व करते हैं 180 डिग्री के ऊपर और उसमें हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के डबल के इक्वल होती है, 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ होती है। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने वेव नेचर को मुकम्मल तौर पर लाइट की वेव नेचर को रद्द कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है कि एक्सरे का ये जो एट्रीब्यूट है मुख्तलिफ एंगल्स में डिटेक्ट होना है ये लाजमी तौर पर लाइट की पार्टिकल नेचर को कोरिस्पॉन्ड करता है और इसी वजह से ये जो हमारे पास आर्थर होली कॉम्पटन है इनको 1927 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया कॉम्पटन फैक्ट को एक्सप्लेन करने पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास अगर रेडिएशंस जो हैं वो और ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, जैसे कि जी हम अगर गैमा रेडिएशंस की बात कर लें तो वो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन जो है वो करवा सकती हैं। अब पेयर प्रोडक्शन का मतलब इन जनरल ये है कि अगर एक हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन जो है अगर उसे न्यूक्लियस की विसिनिटी में जो है वो स्ट्राइक डाउन करवाया जाए या न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करवाया जाए तो हम क्या देखते हैं कि वो जो रेडिएशंस हैं वो एक पेयर की फॉर्म में जो है वो आपके पास मैटर को जनरेट करती हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन शामिल है कि जी जो लाइट एनर्जी है वो पार्टिकल बना रही है, आपके पास वेव जो है वो एनर्जी जो है वो पार्टिकल में चेंज हो गई है, आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन।
अब ये जो पॉजिट्रॉन है ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका मैस तो तकरीबन पार्टिकल के इक्वल ही होता है, लेकिन चार्ज और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं। जैसे कि जो पॉजिट्रॉन है उसका मैस तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही है, लेकिन चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट है। अब यहाँ पे जो रखा गया न्यूक्लियस है और जो और एट्रीब्यूट्स हैं वो इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फुलफ़िल करवाने के लिए है। इसके अलावा सिर्फ वही रेडिएशंस जो है वो पेयर प्रोडक्शन करवा सकती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर को जनरेट कर सकती है, जिसकी एनर्जी जो है वो इन दोनों पार्टिकल्स की रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा हो। और इन दोनों पार्टिकल्स की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो है जी हमारे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई ऐसा फोटोन है जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो देन पेयर प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। अगर एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो ये पेयर तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो रेस्ट पे होगा। और अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी मूवमेंट भी चाहते हैं तो आपकी जो एनर्जी है पेयर प्रोडक्शन करवाने के लिए वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद अगर जो है आपके पास पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है कि जी हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पार्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिटली अगर हम दो पार्टिकल्स को आपस में इस तरह से कोलाइड करें कि वो हेड ऑन जो है बिल्कुल हेड टू हेड कोलाइड करें, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को एनहिलेट कर देते हैं और इसे हम कहते हैं जी इनहिलेशन ऑफ मैटर के जो मैटर है आपका वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। किस तरह से? अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जो है वो हेड ऑन कोलाइड करें, इस तरह से हम मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमेशा पार्टिकल की एनिहिलेशन से दो जो हैं वो रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि आपको दो गैमा रेज जो हैं वो एनिहिलेशन के बाद जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है उसे सबसे पहले जो है वो डिराक ने 1928 में इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा किया था कि जी ऐसा मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन का कोई एंटी पार्टिकल हो, लेकिन वो कैसे डिटेक्ट होगा, कहाँ उसका हमें पता लगेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन 1932 में कार्ल एंडरसन ने कॉस्मिक रेडिएशंस को स्टडी करते हुए एक पार्टिकल डिटेक्ट किया जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट थी। तो उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट था लेकिन उसका मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट था, यानी कि पॉजिट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है वो दरियाफ्त होता है 1932 में। और करने वाला कौन है जी उसे दरियाफ्त? कार्ल एंडरसन। देन जो हमारे पास इससे हमें ये भी कंफर्मेशन मिली कि जी हमारे पास जो है जो नेचर में पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि जी अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल भी नेचर में एग्जिस्ट करता है कि जी अगर जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन है इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रोटॉन के लिए भी एंटी प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास एंटी न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, यानी कि एक वेव जो है वो पार्टिकल की खुसूसियात रख सकती है। क्या इसके बरक्स हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव नेचर रखते हैं? ये क्वेश्चन था जो सबसे पहले जो है वो डी ब्रॉय ने रेज़ किया। डी ब्रॉय जो है वो ये कहता है कि अगर लाइट की डुअल नेचर है कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो इसी तरह से क्योंकि हमारी नेचर में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो सिमेट्री के पेश नज़र लाजमी तौर पर पार्टिकल्स जो हैं उन्हें भी वेव एट्रीब्यूट्स रखने चाहिए। और डी ब्रॉय जो है वो 1924 के अंदर ये प्रपोज करता है कि ये जो इक्वेशन है P = h/λ, ये इन जनरल रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास एक तरफ पार्टिकल की प्रॉपर्टी है यानी कि मोमेंटम है और दूसरी तरफ हमारे पास वेवलेंथ यानी कि वेव की प्रॉपर्टी जो है वेवलेंथ है। और ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि पार्टिकल्स और वेव्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से डुअल नेचर रख सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में वो ये कहता है कि जो हमारे पास जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मैस ज़्यादा है और जिनकी वेलोसिटी जो है वो
अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर आप उनके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करें, जैसे कि एक राइफल से निकली हुई बुलेट जो है उसकी जो अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आती है जी 10⁻⁻34 मीटर के इक्वल। यानी कि वो जो हमारे पास बुलेट है उसकी सराउंडिंग में एक वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो जो राइफल है वो वेव की तरह मूव करती है, लेकिन वो वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है कि हमारे लिए वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जबकि अगर आप सेम वेवलेंथ की कैलकुलेशन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए करें तो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली डिटेक्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि पार्टिकल है, वो वेव नेचर्स को शो करेगा। अब देन इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये साबित करने के लिए क्या वाकई ये जो डी ब्रॉय कह रहा है ये करेक्ट है, इसके लिए डेविजन और जर्मर जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं और दोनों एट्रीब्यूट्स को जहन में रखते हुए, उसकी वेव नेचर और उसकी पार्टिकल नेचर को जहन में रखते हुए वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर जो डी ब्रॉय इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, उसको जहन में रखते हुए जब वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में तो उसकी वैल्यू आती है जी 1.66 × 10⁻⁻10 मीटर, जो कि एक्सरे की वेवलेंथ के रेंज में है। इसी तरह से जब इसी सेम सिस्टम के ऊपर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो इलेक्ट्रॉन फायर किए गए, वो निकल टारगेट पे जाके स्ट्राइक करते हैं और वहाँ पे जो है वो ब्रैग्स लॉ को अप्लाई करते हुए जो है डिफ्रैक्शन हो रही है और उस डिफ्रैक्शन के जो पर्टिकुलर एंगल है उसको नोट डाउन किया जाता है और उस एंगल को अप्लाई करते हुए वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है। तो देन आप देखते हैं ब्रैग्स लॉ से हमारे पास जो रिलेशन आता है वो है जी 1.65 ×10⁻⁻10 मीटर। और अगर आप देखें तो दोनों वेवलेंथ्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसके साथ साथ जो है जो जेपी थॉम्सन है वो एक्सरे की डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं और जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न है वो बिल्कुल जो लाइट की हमारे पास न्यूटन रिंग्स थी उससे मिलता जुलता पैटर्न है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो समहाउ वेव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रखता है और ये जो वेव प्रॉपर्टीज़ हैं इनको एक्सप्लेन करने पर डी ब्रॉय को 1929 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा जो डेविजन और जर्मर हैं और इसके साथ जो है वो जेपी थॉम्सन है, उन्होंने नोबेल प्राइज़ शेयर किया 1937 का, जिसमें ये साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी रखता है पार्टिकल नेचर के साथ साथ। अब जी नेक्स्ट हम चलते हैं कि जी जो हमारी वेव है वो पार्टिकल नेचर रखती हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे वेव नेचर रखते हैं। लाइट जो है जब वो इंटरफेयर कर रही हो या डिफ्रैक्ट कर रही हो तो इन जनरल वो अपनी वेव नेचर को शो कर रही होती है, और जब वो लाइट जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में, तो जी वो अपनी पार्टिकल नेचर को शो करती है। इसी तरह से जो हमारे पास जो डेविजन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है, देन हमारे पास जो जेपी थॉम्सन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो वेव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फिर जी इन जनरल पार्टिकल की और वेव की नेचर है क्या? वो वेव जो है वो उसको लाइट को आप क्या सिर्फ वेव कहेंगे कि पार्टिकल कहेंगे? इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है या पार्टिकल? तो इसका आंसर जो है वो बोहर करता है अपने प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी में, और वो कहता है कम्प्लीमेंटेरी में कि जी आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी पार्टिकल और वेव के, हम एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट ही को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल वो जो वेव हो या पार्टिकल वो अपने पास दोनों खुसूसियात रखता है। डिपेंड करता है कि का एक्सपेरिमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी एट्रीब्यूट्स जो है वो शो करेगा। जैसे कि लाइट जो है जब वो मैटर के से स्ट्राइक करेगी तो वो पार्टिकल है, और अगर वो जो है प्रोपगेट कर रही है सिंपली और जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को शो करती है तो वो हमारे पास वेव है। इसी तरह से जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनकी प्रोपगेशन की बात करें कि जी वो मूव कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं
तो वो वेव नेचर को शो करते हैं, और जब वो अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे कोलिजन्स के दौरान तो देन जो है वो अपनी पार्टिकल नेचर को जो है वो शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को अप्लाई करते हुए सबसे पहले जो हमने एक डिवाइस तैयार की उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हुए जो है वो इमेजेस हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव इस्तेमाल करते हुए। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के साथ एक्सेलरेट करवाते हैं, और वो जो एक्सेलरेशन है उससे वो प्रॉपर एक स्पेसिमेन में से पास करता है हमारे पास जो मैग्नेटिक कंडेंसिंग लेंसेज हैं उसकी मदद से, और हमारे पास जो है इमेज हासिल होता है स्क्रीन पे, जो कि जिसकी रेजोल्यूशन जो है वो आम ऑप्टिकल जो हमारे पास जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी जो रेजोल्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 0.5 to 1 नैनोमीटर है, जबकि जो ऑप्टिकल जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इससे हम 3D इमेजेस भी हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। ये स्पेशल टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम 3 डायमेंशनल इमेजेस भी हासिल कर सकते हैं। लास्ट पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसे देख लेते हैं। अब सिंपली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि जी हमारे लिए हमेशा जो सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं वेव और पार्टिकल की वो हिडन रहती हैं उसकी डुअल नेचर की वजह से, कि जी अगर आप एक वक्त में मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसी वक्त में अगर आप जो है वो पोजीशन भी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पार्टिकल की, तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जी आप हमेशा एक वक्त में एक ही चीज़ फाइंड आउट कर सकेंगे, या तो आप पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन कर लेंगे या आप जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जी अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करते हैं, डेल्टा एक्स जो है वो इन जनरल पोजीशन को रिस्पॉन्ड करता है, आप उसके अकॉर्डिंगली बहुत शॉर्ट सी वेवलेंथ लेते हैं ताकि आप अपने इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सकें, तो फिर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को वो फोटोन टकराएगा तो सही, लेकिन होगा ये कि टकराने पर उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। हम उसकी पोजीशन को तो फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन मोमेंटम जो है वो हमारे लिए अनसर्टन हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी प्रोसेस के अंदर जिसमें एनर्जी और टाइम इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई एटम जो है वो एक्साइट करता है और कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अमिट आउट करता है, अब अगर आप वो एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम वो टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो एनर्जी एमिट आउट की गई है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर आप वो टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं जिसमें एनर्जी की एमिशन या एब्जॉर्प्शन हुई है, तो हम वो एनर्जी एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास दो जो हैं ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैं जिसकी जो वजह है इन जनरल वो डुअल नेचर है। अब जब हाइजेनबर्ग जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है इन रिजल्ट्स को, तो हमारे पास जो रिलेशन आते हैं वो हैं जी डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा एज कट के, और यहाँ पे ये जो एज कट है ये हमारे पास जो है ये एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसको कैलकुलेट किया जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करके। इसकी वैल्यू है जी हमारे पास 1.05 10⁻34 जूल सेकंड के और -34 जूल सेकंड के। इसे हम डिराक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो हमारे पास रिजल्ट्स थे इनको देने और इनको एक्सप्लेन करने पर 1932 के अंदर जो है वो हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। एट डैश द कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल्स द कॉम्पटन वेवलेंथ, किस एंगल के लिए कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो ये एंगल 90 जिस पे cos थीटा 90 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है जी लाइट बिहेव एज डैश व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू द प्लेस वेयर इट इज़ डिटेक्टेड। जब वो मूव कर रही है लाइट तो वो किस तरह से एक्ट करेगी। प्रोपगेशन में लाइट जो है वो हमेशा वेव की तरह एक्ट करती है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू है जी। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन डैश
रिजाइड इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या न्यूक्लियस में हो सकता है? ए ऑप्शन है जी कैन, बी ऑप्शन है मे बी, सी ऑप्शन है नेवर और डी ऑप्शन है जी सम टाइम। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को यूज़ करते हुए वेलोसिटी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आती है न्यूक्लियस के लिए। इन जनरल इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में लाई नहीं कर सकता। सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि जी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में तो होगा लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस में उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंगली जो स्पीड है उसकी वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। थैंक यू।